गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका समाज विज्ञान है। इतिहास की बुक से है। डेट है इसकी 11 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज हम अपना पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंटिन्यू करेंगे, जिसका बारे में आज हम कंपनी का फैलता शासन, जो कंपनी थी वो अपना शासन कैसे फैला रही थी, वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। आरंभिक काल, जब बक्सर की लड़ाई हुई थी वो हम 1764 में हुई थी। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक वैवाहिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। यानी हर जगह रेजिडेंट तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। यानी वो रेजिडेंट तो बन गए, कंपनी की देखभाल करने लगे, कंपनी के हितों की रक्षा करने लगे, पर वो जो भारत के राज्य थे वहाँ पे भीतरी मामलों यानी बहुत जो अंदर के मामले होते थे उनमें भी दखल अंदाज करने लगे। अगला राजा कौन होगा, तो ये भी कौन रेजिडेंट होने लगे। किसको किस पर पद बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि अगला राजा कौन होगा वो हम तय करें। कौन तय करना चाहते थे, रेजिडेंट। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और ये सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे, तब उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह सहायक सेना के लिए रकम अदा करने में चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए। अब सीधी लड़ाई कैसे हुई। आरंभिक वर्षा में शक्तियों अर्जित करने के लिए जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान और मराठों से लड़ाई। तो सबसे पहले हम मैसूर का टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। हैदर अली यानी 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से जो 1799 तक थे, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से अपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को अपनी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, क्योंकि वो उन पर हुक्म चलाना चाहते थे। तो सुल्तान जो टीपू सुल्तान ने उन्होंने मना कर दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब उन्होंने निर्यात रोक दिया तो वो गुस्सा होंगे। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 59, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 जंग हुई। कि सुल्तान ने ये कदम उठाया तो मैसूर में अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की जंग यानी 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब मराठों से कैसे लड़ाई करी गई। 18वीं शताब्दी से आखिर से अब कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के लिए सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली में देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एवं पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कॉन्फ्रेंडेंसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल एवं सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया।
पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पैशन कर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, यानी विंध्य में पूरे दक्षिण में किसका अधिकार हो गया था? कंपनी का। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो सहायक संधि के द्वारा कैसे कब्जा किया? तो आप करेंगे, जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनानी रखने का अधिकार नहीं रहता था, यानी वो अपनी सेना नहीं रख सकती थी, जो भी शासक मान लेता था। और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम भी देते थे। अब जो शासक सहायक संधि को मान ले रहे हैं, तो जो सेना वो रखवा रहे हैं उनके पैसे भी देने पड़ते थे। दूसरी तरफ अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे और अगर वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उनके जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। प्रश्न नंबर 2 है, अंग्रेजी टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? तो परिणाम यही हुए थे कि श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए थे। अब लड़ाई आग बबूला क्यों हुए थे? 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक दिया था। टीपू सुल्तान इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए और मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार जंग हुई। इस तरह श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए। प्रश्न नंबर 3 है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? यह संघ किस प्रकार प्रकाशित था? तो किस प्रकार से शासित था? तो आप इसका आंसर करेंगे, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे और ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो आप इसका आंसर करेंगे, एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया और इस तरह विंध्य के दक्षिण से पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया और कंपनी शासन करने लगी। एंड ऐसे धीरे धीरे करते करते अभी विंध्य से नीचे दक्षिण तक, एंड ऐसे वो पूरे भारत में एक टाइम आएगा वो शासक करने लगे और फिर विद्रोह की लड़ाई होगी, वो हम आगे की वर्कशीट में देखेंगे। तो आगे की नॉलेज जानने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जैसी ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो फैमिली है, हमारी जो स्टडी विद अमन कुल की फैमिली है, उसे और बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। और अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती, तो जैसी वीडियो अपलोड की जाती है टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है, तो आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको और वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।